कल अपन प्रोटीन टारगेटिंग सॉर्टिंग देखे थे, आगे प्रोटीन प्रोफाइलिंग की प्रोसेस आज देखेंगे। तो प्रोफाइलिंग का मीनिंग मैंने आपको ये बताया था कि टारगेट साइट तक जब कोई प्रोटीन पहुंच जाता है, उसके बाद वो प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन उस प्रॉपर टारगेट साइट पे दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके एनालिसिस के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं वो कहलाता है आपका प्रोटीन प्रोफाइलिंग। और प्रोटीन प्रोफाइलिंग को ही हम प्रोटियोमिक्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? प्रोटीन प्रोफाइलिंग क्या होता है कि प्रोटीन सॉर्टिंग या प्रोटीन टारगेटिंग के बाद में जब कोई प्रोटीन अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच जाता है, अपने टारगेटेड साइट तक पहुंच जाता है, और उस टारगेट साइट पे पहुंचने के बाद वो उस टारगेट साइट पे अपना एक्सप्रेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके एनालिसिस के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं वह कहलाता है आपका प्रोटीन प्रोफाइलिंग। और प्रोटीन प्रोफाइलिंग को ही प्रोटियोमिक्स कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? यदि सुनाई दे रहा है तो यस नो कर बोलो, नहीं चैट या चैट बॉक्स में मैसेज कर दो तो मैं आगे बताऊं। प्रोटीन प्रोफाइलिंग क्या समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। इतने देर से रिप्लाई क्यों करते हो? यस नो बोला करो ना, टाइम वैसे ही कम रहता है। इसके बाद में प्रोटीन प्रोफाइलिंग 4 स्टेप्स में हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रोटीन सेपरेशन टेक्नोलॉजी। सेपरेशन टेक्नोलॉजी में हम 2 स्टेप्स पढ़ते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर का क्या सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, और उसके बाद में हम एनालिसिस करते हैं किसका, टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन्स का। तो यहाँ तक का पूरा प्रोसेस मैं तुमको सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग में बता चुकी हूँ। सेकेंड स्टेप होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हम टारगेटेड ऑर्गन तक, टारगेटेड साइट तक हमारा प्रोटीन पहुंचा है और उसने अपना एक्सप्रेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, कितनी क्वांटिटी किस फॉर्म में पहुंचा है, इसका एनालिसिस हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा करते हैं, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स का। इसके बाद में हमको इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो न्यूमेरिकल डेटा मिलता है वो डेटाबेस हमको मिलता है। थर्ड होता है इसका डेटाबेस तैयार करना, और डेटाबेस तैयार करने के बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग मेथड हम सब पढ़ चुके हैं पहले भी। तो जीनोम सीक्वेंसिंग मेथड के थ्रू पूरा डेटाबेस कंप्लीट तैयार किया जाता है। आखिरी में इसका सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है। इसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं डेटाबेस, जो सीक्वेंस डेटाबेस है उसकी स्टडी के लिए। इस तरह प्रोटीन प्रोफाइलिंग जो है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे बताऊं? यस मैम। इसके बाद में अपन फर्स्ट स्टेप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्रोटीन सेपरेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप पूरा सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग तक पढ़े हो। एक पॉइंट इसमें आपको ऐड करना है, प्रोटीन का आइसोलेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले एक मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम सैंपल का इंट्रोडक्शन करते हैं। कहाँ करते हैं? आयनाइजेशन सोर्स में करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में आयनाइजेशन सोर्स होता है। उस आयनाइजेशन सोर्स में आप अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, और इसलिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है क्योंकि आयंस का, ठीक है, आयंस को मैनिपुलेट करके एक डेटाबेस तैयार करना न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कंपैरिजन ज़्यादा इजी होता है। इसलिए हम यहाँ पे प्रोटीन का आयनिक फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक आयनाइजेशन सोर्स होता है। उस आयनाइजेशन सोर्स में हम अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंट्रोड्यूस कराने पर हमारे जो सैंपल्स के मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस का यूज सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि आयनिक फॉर्म में किसी भी कंपोनेंट का आयनिक फॉर्म में मैनिपुलेशन
वॉइस नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू हो सकता है, क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे है, सुन लेना। अभी कहाँ से बताना है ये बताओ। मैम आप बता रहे थे आयोनाइजेशन मतलब आयंस के फॉर्म में क्यों यूज किया जाता है, यहाँ से फिर पूरी आवाज कट गई थी आपकी। आयनिक फॉर्म में देखो, किसी भी कंपोनेंट का आयनिक फॉर्म में उसका मैनिपुलेशन करके डेटाबेस तैयार करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू जो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उन मॉलिक्यूल्स को जब हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो आयनिक फॉर्म में आने के बाद में उसका मैनिपुलेशन ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में इसमें एक एनालाइजर रीजन होता है जो क्या करता है, जो आयंस का एक्सट्रैक्शन है वो इस एनालाइजर रीजन में होता है, और एनालाइजर रीजन में एक्सट्रैक्शन के बाद में ये जो प्रोटीन के आयंस होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं उसके मास एंड रेशंस के अकॉर्डिंगली। मास को हम स्मॉल एम और रेशंस को स्मॉल जेड से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू हमको मिलता है वो एम अपॉन जेड के फॉर्म में मिलता है। इसके बाद में इसमें थर्ड पार्ट होता है आपका डिटेक्टर, जो कि सेपरेटेड आयन को हमको न्यूमेरिकली डिटेक्ट करके देता है। डिटेक्टर को एनालाइजर पहले सिग्नल भेजेगा, और इस सिग्नल को अपटेक करने के बाद में डिटेक्टर जो है इस सेपरेटेड आयन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एम बाई जेड के फॉर्म में, एम बाई जेड स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, वो हमको देगा। आफ्टर दैट हम इस एनालाइजर डिटेक्टर के माध्यम से जो भी डेटाबेस तैयार करते हैं उसके सीक्वेंसिंग के बाद में, जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद में, इस पूरे डेटाबेस को सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाता है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका एनालिसिस किया जाता है, और यही प्रक्रिया हमारी प्रोटीन प्रोफाइलिंग या प्रोटियोमिक्स कहलाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जितने भी पार्ट होते हैं, मैंने आपको 3 पार्ट बताया, सोर्स, एनालाइजर एंड डिटेक्टर। तो सबसे पहले जो सोर्स होता है, सोर्स में क्या होता है, जो आयन सैंपल जो है वो आयनिक फॉर्म में सैंपल्स का आयन रिडक्शन होता है, सैंपल जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन और आयनाइजेशन। उसके बाद में जो मास एनालाइजर होता है, ये जो एनालाइजर है ये आयंस को रिजॉल्व कर देता है एम पर जेड के फॉर्म में, एम पर जेड, एम अपॉन जेड रेशियो जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। और डिटेक्टर जो होता है इस मास सेपरेटेड आयंस को हमको न्यूमेरिकली फॉर्म में हमको एम पर जेड वैल्यू के फॉर्म में देता है। क्लियर हो गया? अब डिटेक्टर के लिए, डिटेक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ डिटेक्टर के बारे में। पहला डिटेक्टर है आपका माल्डी। माल्डी का फुल फॉर्म है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्प्शन एंड आयनाइजेशन। माल्डी का फुल फॉर्म एम का मैट्रिक्स, ए का असिस्टेड, एल का लेजर, डी का डिजॉर्प्शन एंड। यहाँ तक क्लियर है? आगे बताऊं माल्डी के बारे में? यहाँ तक क्लियर है? आगे बताऊं? इसके बाद में हम माल्डी का एक्सप्लेनेशन यदि देखें तो क्या होता है कि इसमें ये बहुत रैपिड प्रोसीजर है, इसमें टाइम बहुत कम लगता है, इसमें सैंपल का जो हमको थ्रूपुट मिलता है वो बहुत हाई रेट पे मिलता है, और इसमें हम लार्ज स्केल में आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। एक साथ आप बहुत से प्रोटीन्स का आइडेंटिफिकेशन इसमें आप कर सकते हैं। अब इसका जो प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि प्रोटीन के जो पेप्टाइड्स होते हैं वो मैट्रिक्स के साथ में कोक्रिस्टिलेटेड हो जाते हैं। कोक्रिस्टिलेटेड होकर ये सिंगल चार्ज प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसका थ्रूपुट जो होता है वो बहुत हाई होता है, और हमको इसमें सिंगल सिंगल प्रोटीन्स भी मिल सकते हैं। ये माल्डी का हो गया पूरा फंक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर इसमें आता है आप लोगों का डिटेक्टर में ही टोफ डिटेक्टर। टोफ का फुल फॉर्म होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टी का फुल फॉर्म है
टाइम, ओ का ऑफ, एफ का फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर। टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर में जो हमारे सेपरेट आयंस होते हैं हम उसको एम पर जेड वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसके बेसिस पर हम उसको अलग कर सकते हैं, उसकी फ्लाइट टाइम्स को अलग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट डिटेक्टर है और इसमें पल्स आयनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेजर का जो टाइम है, मेजरमेंट का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आयंस जो है वो बहुत रैपिड मोमेंट से क्या करते हैं, ये इसमें फ्लाई करते हैं इस डिटेक्टर पे। इसके बाद में इस डिटेक्टर का जो स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है। इसमें टॉप डिटेक्टर क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका माल्टी टॉप डिटेक्टर। एक साथ एक ही डिटेक्टर में दोनों क्वालिटी का होना, फुल फॉर्म में मैट्रिक्स असिस्टेड लाइट लेजर डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर। तो जितना मैंने आपको माल्डी एंड टोफ के बारे में बताया, दोनों को मिला के आपको इसका वो लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा होता है आपका इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईएसआई। ई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो, एस स्प्रे, आई का आयनाइजेशन, इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन डिटेक्टर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कैपिलरी कॉलम के थ्रू हाई वोल्टेज, जो आपके आयनिक प्रोटीन्स हैं उनको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण ये पेप्टाइड आयंस जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होके ये एनालाइजर के पास जाएंगे, एनालाइजर से डिटेक्टर में जाएंगे और डिटेक्टर के बाद में हमको न्यूमेरिकल या ग्राफिकल डेटा हमको सॉफ्टवेयर बेस्ड मिल सकता है। ये है आप क्लियर हुए आपके? मैम आपकी डिटेक्टर्स वॉइस नहीं क्लियर आ है? रही है। मैम टॉप कहाँ टॉप से बता? डिटेक्टर का भी, मैम पहले तो टॉप डिटेक्टर का भी आधा पूरा मतलब नहीं सुनाई आया, फिर ईएसआई अभी आप बता रहे थे वो भी नहीं मतलब वो तो शुरू से ही समझ नहीं आया। अच्छा, क्लास रिकॉर्डिंग यस। मोड पे सुनना, मे भी नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। इसके बाद में चलो मैं टॉप डिटेक्टर फिर से बता देती हूँ। टॉप डिटेक्टर टाइम ऑफ फ्लाई की हम बात कर रहे हैं। टॉप डिटेक्टर में जो हमारे मॉलिक्यूल्स, अभी वॉइस आ रही है? यस मैम अभी आ अभी रही आ है। रही है? हाँ। टॉप डिटेक्टर में जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो कि हमको आयनिक फॉर्म में मिले हैं, इन आयंस का क्या होता है, जो स्पीड होती है इस डिटेक्टर में, स्पीड जो होती है चलने की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। लोअर रीजन, लोअर
ग्राफिकल रीजन टू हायर ग्राफिकल रीजन, ये बिल्कुल एकदम जैसे यहाँ पे हम फ्लाई करना, उड़ना बोलते हैं, एकदम से चले जाना, उस तरीके से ये फ्लाई कर जाते हैं टॉप डिटेक्टर में। ठीक है, इसलिए इसे टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर कहा जाता है। अब इस डिटेक्टर में क्या होता है, जो स्पीड होती है आयंस की, ठीक है, वो बहुत अधिक होती है, इसलिए एनालाइजर ट्यूब जो होता है वो इसके एम्पर जेड वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, और जितना ज्यादा एम्पर जेड वैल्यू होगा फ्लाइंग का टाइम उतना ही अधिक होगा, एम्पर जेड वैल्यू जितना कम होगा फ्लाइंग का टाइम उतना ही कम होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद में टॉप डिटेक्टर के कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसमें हम इसका फ्लाइट टाइम, ठीक है, अलग अलग आयंस का, सेपरेट आयंस का जो फ्लाइट टाइम है वो हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं सकते हैं उसके एम्पर जेड वैल्यू के बेसिस पे। ये जो डिटेक्टर है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इस डिटेक्टर के लिए पल्स आयोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया टॉप आप लोगों को? टॉप टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर क्लियर हुआ। इसके बाद में थर्ड टाइप का डिटेक्टर है माल्टी टॉप। माल्टी टॉप जो मैंने फर्स्ट माल्टी बताया, दूसरा टॉप बताया, दोनों को मिला के जो डिटेक्टर बनता है, तो इसमें आपको दोनों का एक्सप्लेनेशन देना है, वो आप कर लेना। इसके बाद में मैंने आपको फोर्थ डिटेक्टर बताया, वो था आप लोगों का इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन, ईएसआई, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ई का इलेक्ट्रो, एस का स्प्रे, आई का आयनाइजेशन, इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन डिटेक्टर। इस डिटेक्टर में मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें जो आयंस होते हैं उन आयंस को चार्ज इनलेट की सहायता से स्प्रे कर दिया जाता है, और स्प्रे करने के कारण हमको जो आउटपुट मिलता है वो हमको बिल्कुल आइडेंटिफाइड आउटपुट मिल जाता है। बायोपॉलीमर्स के हमको प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयंस मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं। इस प्रोसेस में हमारा जो सॉल्यूशन सैंपल होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एचपीएलसी के साथ में कंपैटिबिलिटी दर्शाता है। एचपीएलसी का फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके साथ में कंपैटिबिलिटी दर्शाता है। इसके बाद में इसमें हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हम पेप्टाइड्स के भी सीक्वेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इस ये जो डिटेक्टर है इसमें दो कंडीशन और होती है। यदि आप स्प्रे का यूज नहीं करना चाहते तो आप इसमें नॉन स्प्रे निडल्स का यूज कर सकते हैं। ये जो नॉन स्प्रे निडल्स होती है इसके टिप रीजन जो होता है वो गोल्ड कोटेड होता है। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो आयंस है उनका एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा इसमें नॉन स्प्रे एलसी प्रोब होता है। ये एलसी प्रोब डायरेक्टली एचपीएलसी चैम्बर से कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू हमको आउटलेट में न्यूमेरिकल डेटा प्राप्त होता है। आ गया समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। आगे फिर हमारा एनालाइजर। ठीक है, अभी तक अपन डिटेक्टर की बात कर रहे थे, अब अपन एनालाइजर की बात कर रहे हैं। एनालाइजर का सोर्स फिर से क्या होगा कि ये क्या करता है, आयंस को रिजॉल्व करता है जिसके थ्रू हमको एम्पर जेड रेशियो प्राप्त होता है। फर्स्ट एनालाइजर है हमारा आयन ट्रैप मास एनालाइजर। आयन ट्रैप मास एनालाइजर आपको बोलने से समझ में आ रहा होगा। आयन ट्रैप मतलब कि ये आयंस को क्या करता है, ट्रैप करके रखता है। मास का मतलब होता है ग्रुप्स, ग्रुप्स के फॉर्म में आयंस को ट्रैप करके रखता है और उसका एनालिसिस करता है। आयन ट्रैप मास एनालाइजर। तो पहला एनालाइजर हम पढ़ रहे हैं आयन ट्रैप मास एनालाइजर। इसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयंस जो है एनालाइजर के सेंट्रल रीजन में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं, वहीं पर वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद में इस एनालाइजर के जो बॉटम रीजन होता है वहां पे एक इलेक्ट्रोड, रिंग इलेक्ट्रोड लगा होता है। एक इलेक्ट्रोड होता है और उस इलेक्ट्रोड को कवर किया हुआ एक दूसरा रिंग इलेक्ट्रोड उसके चारों तरफ लगा होता है मिडिल रीजन में। यहाँ पे आयन जो है इजेक्टेड होते हैं और इजेक्टेड होके हमको आयन का एम्पर जेड वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है। अब आपको आयन का एम्पर जेड वैल्यू का यदि मॉनिटरिंग करना है तो आप इस साइकिल को कंटिन्यूअसली रिपीट कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन रिपीटिंग की प्रोसेस के थ्रू आपको एम्पर जेड का एवरेज वैल्यू प्राप्त हो सकता है। अब ये जो मास एनालाइजर है इसके थ्रू हम किसी भी आयन का मास एनालिसिस करने के साथ साथ इसके आइसोलेशन का
मैम वॉइस नहीं आ रही है। कहाँ से बताना है? अभी वॉइस आ रही, कहाँ से बताना है? अभी वॉइस आ रही है, आप लोगों को बताना कहाँ से है? चैट बॉक्स में मैसेज करो, कहाँ से बताना है? आइसोलाइजेशन के बाद से कौन सा आयनाइजेशन रिफर, तुम कहाँ कौन से टॉपिक की बात कर रही हो? एनालाइजर बता रही हूँ मैं, आयन ट्रैप मास एनालाइजर, वहां से बताना है, कहाँ से बताना है? मैम आप आयन ट्रैप वाला बता रहे थे ना, उसके बीच से ही कहीं मतलब बीच से ही वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। ठीक है, आयन ट्रैप मास एनालाइजर बोलने से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें मास का मतलब होता है ग्रुप्स, ग्रुप्स में आयंस को ट्रैप करके रखने की इस एनालाइजर में कैपेसिटी होती है। जब हम इसका वर्किंग देखते हैं तो वर्किंग ये होता है कि इस एनालाइजर के सेंट्रल रीजन में जो हमारे आयंस हैं वो सारे जाके कलेक्ट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज के बाद में ये जो आयंस होते हैं इस एनालाइजर के बॉटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड को कवर किया हुआ एक और रिंग इलेक्ट्रोड होता है, उसके सेंट्रल रीजन मिडिल में जाकर ये आयंस इजेक्टेड हो जाते हैं और इजेक्टेड होने के बाद में हमको आयंस का एम पर जेड वैल्यू ज्ञात हो जाता है। अब आपको इस इजेक्टेड या एम पर जेड वैल्यू वाले आयंस का मॉनिटरिंग करना है, तो मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस साइकिल को कंटिन्यूअसली रेपिटेटिव फॉर्म में चलाते रहते हैं। चलाते रहने पर हमको एम पर जेड का एवरेज वैल्यू प्राप्त हो जाता है। आ गया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे बताओ। यस यस चलिए, मैम। अब इसके बाद में इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप मास में ग्रुप में भी आयंस का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप ग्रुप में नहीं करना चाहते, आप किसी सिंगल आयन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस एनालाइजर का यूज कर सकते हैं। जब आप सिंगल आयन का स्टडी या एनालिसिस करते हैं तो उस समय इसे सिंगल मास एनालाइजर कहा जाता है। अब इस एनालाइजर का एक और बेनिफिट ये है कि इसमें हम एनालिसिस के साथ साथ आयंस का आइसोलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ यस तक मैम। क्लियर हुआ? इसके बाद में जब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम इसको किस तरीके से वर्क करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो भी सैंपल या सोर्स या स्पेसिमेन है उसको आप आयनाइज्ड आयनाइजेशन सोर्स में एक्सपोज कराएंगे। एक्सपोज कराने पर आयन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद में इस आयन का ट्रैपिंग होगा एनालाइजर के सेंट्रल रीजन में। इसके बाद में इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होगी जिसके थ्रू जो आयन से पेरेंट आयन से उनका आइसोलेशन होगा और आइसोलेशन के बाद में जो आपके डॉटर आयंस से जो आपके न्यू आयंस बने हैं उनका आप डिटेक्शन इसमें डिटेक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। आ गया समझ में? यस मैम। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है मास एक्यूरेसी, कि जब आप ग्रुप में बंच में प्रोटीनस आयंस का यदि स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू एनालिसिस या आइसोलेशन कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो हमको कितना करेक्ट डेटा दे रहा है। तो द रिलेटिव परसेंट डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड मास एंड द मैम वॉइस नहीं आ रही। कहाँ से बताना है, मास एक्यूरेसी से बताना है? यस मैम। हाँ, तो क्या होता है अगर आप मास के फॉर्म में है ना ग्रुप में एक साथ आप काफी सारे प्रोटीनस आयंस का यदि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री
स्पेक्ट्रोमेट्री स्टडी कर रहे हैं तो आपका वो रिजल्ट कितना एक्यूरेट है उसी को कहा जाता है मास एक्यूरेसी। मास एक्यूरेसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं हम उसको रिलेटिव परसेंट डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड मास एंड द ट्रू मास। जो मेजर्ड मास और ट्रू मास का रिलेटिव परसेंट डिफरेंस होता है उसे ही हम मास एक्यूरेसी कहते हैं। और इसको हम पीपीएम पार्टिकुलेट पर मैटर के फॉर्म में इसको हम दर्शाते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं इसके रिजल्ट को। तो मास एक्यूरेसी क्या होती है? रिलेटिव परसेंट डिफरेंस होता है मास, मेजर्ड मास और ट्रू मास के बीच का। तो जब आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो आप लिखते हैं एम एक्सपेक्टेड माइनस एम ट्रू डिवाइडेड बाय एम ट्रू इंटू 10⁻6। आ गया समझ में? और जितना ज्यादा, ठीक है, जितना कम नंबर ऑफ आयन का लेंगे, भले ही ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है लेकिन जितना कम नंबर ऑफ आयन का स्टडी के लिए लेंगे आपका रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट, आपका मास एक्यूरेसी उतनी ही अधिक और अच्छी होगी। आ गया समझ में? मैम एक समझ में आया? फॉर्मूला वाला आप जो बोल फॉर्मूला रहे है आपका एम एक्सपेक्टेड माइनस एम ट्रू डिवाइडेड बाय एम ट्रू इंटू 10⁻6। आ गया समझ में? यस मैम, आगे बताऊं? यस मैम। इसके बाद में इसमें काफी सारे चिप्स का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया डेटाबेस तैयार करने के लिए किस किस तरीके का होता है। तो अपने को केमिकल चिप से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो तो बायोलॉजिकल है ना। हम प्लांट के प्रोटीन्स का प्रोफाइलिंग इसमें कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सरफेसेस के लिए कौन कौन से चिप यूज किए जाते हैं उनके आप नाम लिख लीजिए, PS10 और PS20। इसके अलावा एंटीबॉडी एंटीजन चिप, रिसेप्टर लिगेंड चिप, डीएनए प्रोटीन चिप, ये 4 तरह के चिप डेटाबेस तैयार करने के लिए यूज किए जाते हैं। लिख लिए? मैम एक बार और बोलिए तो। डेटाबेस तैयार करने के लिए 4 तरह के चिप का यूज होता है बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए, ठीक है। वो फर्स्ट है आपका PS10 और PS20, सेकंड वन इज एंटीबॉडी एंटीजन चिप, थर्ड वन इज रिसेप्टर मैम वॉइस नहीं आ रही। सॉफ्टवेयर्स के नाम बता रही हूँ मैं। डेटाबेस के सीक्वेंसिंग के बाद में जब आप सॉफ्टवेयर एनालिसिस करते हैं तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के आप नाम लिख लीजिए। बताऊं अब? वॉइस आ रही है भी? यस मैम। हाँ, तो आप नाम लिख लो सॉफ्टवेयर्स के। सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं पेप्टलडेंट, मल्टिलडेंट, प्रोफाउंड, पेप्सी, पेप्सी में PEPSEA ना, पेप्सी, मैस्कॉट, मैसफिट में MS-FIT फिट, मैसफिट, स्क्वेस्ट, पेपफ्रैग, एमस्टैग और शेरपा। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है। एक बार नाम फिर से बोल दूं? यस मैम। यस मैम। नाम है आपका पेप्टलडेंट, मल्टिलडेंट, प्रोफाउंड, पेप्सी, मैस्कॉट, मैसफीट, स्क्विस्ट, पेपफ्रैग, मैस्टैग, शेरपा। नोट कर लिए? यस मैम। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। किसी को कोई कंफ्यूजन है टॉपिक पे? मैम एक बार चिप्स और जो सॉफ्टवेयर है ना उसका आप ना लिख के भेज दीजिएगा ना, क्योंकि ना प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आ रहा है।
हाँ ठीक है, मैं एक बार उसका नाम लिख के आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। यस मैम, यस मैम। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है? मैम ये जो चिप होती है ये हाँ, ऐसी मतलब पेन ड्राइव जैसी चीज होती है? नहीं बाबा, अंदर लगा हुआ होता है डेटाबेस तैयार करने के लिए अच्छा। स्पेक्ट्रोमेट्री के। अब ये चिप जो यस है वो अलग अलग चिप अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, तुमको उतने अंदर तक नहीं जाना है। नो मैम, मेरा क्वेश्चन ऐसे था जैसे कि अपन मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाते हैं, अंदर जाता है वो, उस टाइप से ही रहता हाँ, है ये भी? ये ऑलरेडी उसमें फिक्स्ड रहती है, अपन उसमें कुछ नहीं करते। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम परचेस करते हैं वो उसके साथ में आती है। सिर्फ ये होता है कि जब आपका केमिकल सैंपल होता है तो चिप का अलग होते हैं, और बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए चिप अलग होते हैं। यस मैम। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई डाउट नहीं है? कैमरा ऑन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है मुझे, कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। कैमरा ऑन कर लो, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। डिस्कनेक्ट करूं? यस मैम। यस मैम। यस।